तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाला है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको पता है कि आपके रीट एग्जाम, पात्रता एग्जाम के अंतर्गत 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन मनोविज्ञान के 30 ऐसे प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के अंतर्गत बार बार एग्जाम के अंतर्गत रिपीट हुए हैं। ठीक है, बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। उन्हीं 30 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जिसने देखा होगा तो अपन ने 10 क्लासों के माध्यम से अभी तक 30-30 क्वेश्चनों के माध्यम से 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, आज अपनी जो क्लास है वो 11वीं क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत ही अपन 30 क्वेश्चनों का बात करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का अपन 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा करके अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और किस प्रकार से आने वाले एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक ऑप्शन से किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, उन सबका अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आपको कंठस्थ यहीं से सारा का सारा जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ध्यान रख लेना, मैं आपको कंठस्थ यही वीडियो के अंतर्गत ही आपको याद करा के भेजूंगा और आपके एग्जाम के अंतर्गत 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अपन 120 क्वेश्चन तक बात कर चुके थे। 1000 क्वेश्चनों की ये प्रीवियस ईयर की पीडीएफ थी, जिसमें से अपन 30-30 क्वेश्चनों के माध्यम से 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 121 से और कहां तक चलेंगे, 150 क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। देखो भाई साहब, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा गया आपका जो अधिगम वाला चैप्टर है, जो रीट सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट या सेकंड यूनिट है अधिगम वाली, उस अधिगम जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले ही इसके अंतर्गत परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है, अधिगम से रिलेटेड कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई थी, उन परिभाषाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गेट्स का। किसका? गेट्स एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा अधिगम की एक परिभाषा दी गई थी और इन्होंने क्या कहा था कि अनुभव के आधार पर यानी एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसमें होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है परिभाषा, गेट्स की परिभाषा पूछी जाती है, जिसके अनुसार एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपके जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम या सीखना कहा जाता है। ध्यान रख लेना। अब इस परिभाषा को आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे गेट्स से और अनुभव से। कुल मिलाकर के अनुभव के आधार पर जो आप सीखते हो वो किसने बात बताई थी, गेट्स ने बात बताई थी। भाई अनुभव के आधार पर जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को अधिगम या सीखना कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीट क्वेश्चन हुआ ये। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मुख्य कारक आता है अभिप्रेरणा। क्या आता है? अभिप्रेरणा। इसका मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा समायोजन वाला जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत अपन एडजस्टमेंट समायोजन की 2 प्रकार की विधियां पढ़ते हैं अपन। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष विधि पढ़ते हैं और एक अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से प्रत्यक्ष विधियां तो 4 है जिनके नाम एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष विधियां थी, यहां से भी 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रख लेना, जब आप रीट सिलेबस पढ़ते हो तो समायोजन वाला चैप्टर 100% पढ़ लेना। इसकी जो 2 प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसमें से प्रत्यक्ष में तो 4 विधियों का नाम है और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत लगभग 15-20 विधियां हैं। इन विधियों से ही आपका 100% 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को कंठस्थ याद करके जाना। ठीक है, क्वेश्चनों के माध्यम से भी मैं जैसे जैसे कोई विधि आएगी उसको मैं आपको याद करा के जाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 122 और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई साहब, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है अधिगम वाले चैप्टर से और अपनी जो हेडिंग होती है वो होती है अधिगम के पठार। क्या होते हैं? अधिगम के पठार।
पठार का मतलब होता है अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाएं या कठिनाइयां, ठीक है। अधिगम यानी कि जो अपन सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जितने भी बाधाएं आती है और कठिनाइयां आती है उनको पठार कहा जाता है, और अधिगम के पठार नाम से ये अपना जो टॉपिक है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो सीखने के पठार है यानी कि सीखने में जो अपनी बाधाएं आती है उनका निराकरण करने के लिए अपने को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई अपन कोई चीज सीख रहे हैं और उसमें जो भी बाधाएं आती है, जो भी पठार आते हैं, उनके निराकरण करने के लिए अपने को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए बिल्कुल। बाधाएं आ गई तो आपको मोटिवेट तो करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये भी करना चाहिए, तभी आपकी बाधा दूर होगी। इसके अलावा अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, उसे दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सीख रहे हो और सीखने के दौरान अगर आप कठिनाइयों का महसूस कर रहे हो तो आपको दंडित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी दंडित नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उस चीज को कभी भी सीख नहीं सकता, ठीक है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल जिन चीजों से अपने को समस्याएं आ रही है, कठिनाई आ रही है, उन चीजों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 123, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी घुमा करके इस क्वेश्चन को पूछा गया है कई बार। तो अब देखो, सबसे पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया है अधिगम वाले चैप्टर से ही पूछा गया है। और इसमें अपन क्या होता है कि अधिगम वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपके अधिगम के कुछ वक्र पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? अधिगम के वक्र पढ़ाए जाते हैं। इन वक्र में क्या होता है, कुछ वक्र तो ऐसे होते हैं, कुछ वक्र ऐसे होते हैं गिरने वाले, कुछ वक्र सीधे चलते हैं, तो बहुत सारे वक्र होते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि वक्र से पूछा जाता है, जैसे मिश्रित वक्र रेखा बोल दिया तो उसमें आपको डायग्राम में से पहचानना होता है कि मिश्रित वक्र रेखा वाला कौन सा डायग्राम है। लेकिन इस क्वेश्चन को काफी घुमाया गया है। देखो, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र, शुरू में तो आपकी जो सीखने की गति होगी वो तेज होगी और बाद में ये क्रमशः मंद हो जाएगी, बाद में आपकी जो ये गति है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें ये दोनों बातें आती है? शुरू में तो आपकी सीखने की गति तेज होगी और बाद में धीरे धीरे मंद होने लग जाएगी। तो ये हो जाएगा उन्नतोदर वक्र। कौन सा हो जाएगा? उन्नतोदर वक्र। यानी कि शुरू में तो आपकी सीखने की जो गति होगी तीव्र हो जाएगी और बाद में धीरे 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 आपकी मंद होने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ये वक्र आता है इसको बोला जाता है उन्नतोदर वक्र। यानी कि इस वक्र का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत शुरू में तो तीव्र होती है गति सीखने की, बाद में धीरे धीरे मंद हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नतोदर वक्र भी आप जानते हो, मिश्रित वक्र रेखा भी आप जानते हो, और वक्र रेखा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, वक्र रेखा तो होती है इसके अंतर्गत। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहां से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? देखो, अनुबंधन आप जानते हो। सबसे पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है अपने कहां से? अधिगम के सिद्धांतों में से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? अधिगम के सिद्धांतों से। उसमें दो सिद्धांत आते हैं अनुबंधन से रिलेटेड। किससे? अनुबंधन से रिलेटेड दो सिद्धांत है। एक तो है पाउलाउ का सिद्धांत और एक सिद्धांत है बीएफ स्किनर का। किसका है? एक तो पाउलाउ का है और एक किसका है? स्किनर का है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पाउलाउ का अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था पाउलाउ ने। किसने दिया था? पाउलाउ ने। इसके अलावा स्किनर का सिद्धांत का नाम क्या था? वो था अपना कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत किसने दिए थे? भाई ये दोनों से रिलेटेड किससे हैं? अनुबंधन से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जिसने पढ़ा नहीं हो उसको मैं बता दूं अनुबंधन का मतलब क्या होता है। अनुबंधन का शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपको खाना दिया जा रहा है, ठीक है, आप खाना खा रहे हो। आपको क्या होता है कि आपको खाना लाया, ठीक है, आपके लार गिरी। अगर आपके कोई घंटी बजाई जाए और फिर आपको लार दिए मतलब भोजन दिया जाए तब आपके लार गिरती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे घंटी बजी और खाना ही नहीं आया और अपने लार टपक गई। तो ये क्या होता है? कुल मिलाकर के अनुबंधन का मतलब संबंध हो जाता है, घंटी से संबंध बैठ गया। अब पाउलाउ ने भी ऐसे कुत्ते पर प्रयोग किया था,
कुत्ते पर सेम प्रयोग किया था, जिसमें भोजन लाने से पहले वो घंटी बजाता था। बार बार घंटी बजाने से उसके दिमाग में फिट हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी अपना भोजन आ जाएगा, और उसकी लार टपक जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, घंटी बज गई लेकिन भोजन नहीं लाया गया और उसका लार टपक गई, तो घंटी से उसके लार का क्या हो जाएगा, अनुबंधन हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, तो अनुबंधन का मतलब ये होता है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो। इसके अलावा अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अब जो अनुबंधन की जो प्रोसेस होती है, इसमें सबसे पहली सीढ़ी कौन सी होती है, सबसे पहला पद कौन सा होता है, सबसे पहला सोपान कौन सा होता है, वो होता है उत्तेजना का। ध्यान रख लेना, अनुबंधन की सबसे पहला सोपान होता है, प्रथम सोपान होता है उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना सबसे पहला सोपान होता है, फिर बाद में आवृत्तियां बार बार करवाई जाती है, और फिर सामान्यकरण करने लग जाता है। वो क्या करने लग जाता है, सामान्यकरण। सामान्यकरण का मतलब हो गया कि आप जब घंटी बजा रहे थे तब भी वो लार टपका रहा था, लेकिन अगर आप घंटी जैसी ध्वनि किसी और उपकरण से उत्पन्न कर दोगे तो भी वो लार टपका देगा। कुल मिलाकर के वो सामान्यकरण कर लेता है कि ऐसी आवाज पर मुझको लार टपकानी है। ठीक है, आवर्ती का मतलब आप समझ गए कि बार बार आप घंटी बजाओगे और जस्ट उसके बाद में भोजन दोगे तो आपकी आवर्ती वाली प्रक्रिया हो जाती है। और उत्तेजना इसकी सबसे पहला सोपान होता है। सबसे पहला सोपान कौन सा होता है, उत्तेजना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। बताओ भाई साहब, ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा कौन सी नहीं है। तो एक ऑप्शन दे रखा है उद्दीपन की स्थिति, एक दे रखा आवश्यकता, और एक दे रखा एक अथवा दो, और चौथा ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है एक और दो, दोनों। देखो यहां पर तो दे रखा है एक या दो, यानी कि एक या दोनों में से एक सत्य है। इसमें दे रखा है एक और दो, दोनों, यानी कि दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। क्या हो जाएगी, उद्दीपन की स्थिति। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो उद्दीपन की स्थिति आंतरिक दशा नहीं हो सकती। कैसे, उद्दीपन का मतलब होता है कि मान लो जैसे कोई भी चीज है, ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आंतरिक दशा नहीं है आपके ध्यान को आकर्षित करने की, ये बाह्य दशा है। कैसी दशा है, बाह्य दशा। बाह्य कोई चीज पड़ी हुई थी, उसके माध्यम से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, उससे आपका ध्यान आकर्षण हो रहा है, तो ये आंतरिक दशा नहीं है। ध्यान रख लेना, आवश्यकता आपकी आंतरिक दशा होती है। भाई आपको भोजन की आवश्यकता है, अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या करोगे, भोजन को देख करके अट्रैक्ट होगे, तो यह आपकी आंतरिक दशा है, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता एक आंतरिक दशा है और उद्दीपन आपकी एक बाह्य दशा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति से क्या होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी जानकारी अपने को देखने को मिलेगी। सबसे पहले कभी भी अगर संवेग की बात आ जाए और मूल प्रवृत्तियों की बात आ जाए, इन दोनों के बारे में किसने बताया था, एक ही मनोवैज्ञानिक है, वो है मैकडुगल। कौन है, विलियम मैकडुगल इसका पूरा नाम है। इसने संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की थी। तो आप कहीं भी एग्जाम में फंस जाओ, संवेग और मूल प्रवृत्तियां शब्द आ जाए और आपको मनोवैज्ञानिक पूछ रहा हो, तो आप मैकडुगल कर देना। क्या कर देना, मैकडुगल कर देना। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करने वाला कौन था, वो था मैकडुगल। कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। इसने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से 14 संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। और इन्हीं 14 संवेग में से सबसे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कौन सा, पलायन वाला। ध्यान रख लेना, पलायन जो मूल प्रवृत्ति होती है, इसका संवेग होता है डर। डर आपके संवेग उत्पन्न होने से आप क्या कर जाते हो, पलायन कर जाते हो। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संवेग की उत्पत्ति से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति से क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे आपको डर लगा तो आप पलायन कर जाओगे, वहां से भाग जाओगे, तो संवेग से क्या हो गया, आपकी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए सबसे मतलब अधिकतर क्या होता है कि एक शब्द ऐसा है जिसको बार बार अभिप्रेरणा की जगह पर प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा, आवश्यकता। ध्यान रख लेना, आप जब भी मोटिवेट होते हो, देखो आप कई बार बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें मोटिवेट करो, हमें आंतरिक रूप से मोटिवेट करो, चाहे बाह्य रूप से मोटिवेट करो, हमें किसी प्रकार से मोटिवेट करो, लेकिन
कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका कारण क्या होता है? अब कारण ये होता है कि जैसे किसी बच्चे की किसी आवश्यकता है, मान लो कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसको नौकरी लगना बहुत जरूरी है, तो उसकी आवश्यकता है कि वो पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, ये उसकी आवश्यकता है। तो इसमें क्या होगा कि उसको अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आवश्यकता है, इसका मतलब वो मोटिवेट है, आवश्यकता है उसकी तो वो मोटिवेट है। तो कई बार क्या होता है कि अभिप्रेरणा की जगह आवश्यकता शब्द का यूज किया जाता है। ये सीटेट एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। आपकी रीट एग्जाम पात्रता में तो आराम से आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन का मतलब क्या होता है? इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशनल एडजस्टमेंट किस चीज के लिए प्रभावी होता है? तो बच्चों में अगर संवेगात्मक समायोजन हो जाएगा तो व्यक्तित्व का निर्माण में भी उसकी सहायता मिलेगी, कक्षा शिक्षण में भी मदद मिलेगी और अनुशासन में भी रहेगा। यानी कि सभी के सभी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर कोई बच्चा है उसमें संवेगात्मक समायोजन है तो उस चीज के लिए क्या क्या फायदे होंगे उसके? तो उससे उसका व्यक्तित्व निर्माण में भी फायदा होता है, उसके कक्षा शिक्षण में भी फायदा होता है, वह बिल्कुल अनुशासन में रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा इसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि अधिगम में अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होती है वो क्या काम करती है। तो ये सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन आपके दिमाग की मेमोरी को तेज थोड़ी बढ़ाता है, मोटिवेशन आपकी मेमोरी को बढ़ाता है क्या? नहीं। ऐसे तो फिर संदीप माहेश्वरी के वहां पर बैठो शो में और आप मोटिवेट हो जाओगे, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी और आप आइंस्टीन बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, बिल्कुल नहीं। पुराने जो आपने सीखा हुआ ज्ञान है उससे नए ज्ञान को अलग नहीं करती है। मोटिवेशन का काम यह नहीं होता है एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। नए नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है, बिल्कुल सही बात है। देखो, मोटिवेशन का मतलब ही एक ही चीज होती है, मोटिवेट करना, मतलब उसकी रुचि पैदा करना। तो अधिगम में जो ये मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होती है, वह क्या काम करती है? उस नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि पैदा करती है, रुचि का सर्जन करती है। कुल मिलाकर के जो भी चीज आप सीख रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा करेगी कौन? मोटिवेशन, ठीक है। आगे बढ़े। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ रहे हो, इजी लग रहे हो, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि उस क्वेश्चन को घुमा करके अगर एग्जाम में पूछे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 10 क्लासें आपने नहीं देखी हो तो वो भी देख ला। मैंने 10 क्लासों के अंतर्गत प्रत्येक क्लास में 330 क्वेश्चनों का कंप्लीट इसी प्रकार से ठीक 360 सॉल्यूशन करवाया है। तो 300 क्वेश्चनों की क्लासें हो चुकी है, तो उनको आप जरूर देख लेना। चैनल पर प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? देखो, एक छात्र है, उसके अधिगम पर, उसके सीखने पर उसकी आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो बच्चे के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके सीखने पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अमीर ज्यादा हैं लेकिन उनको सीखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सीख रखा उन्होंने, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो पड़ता है भाई साहब। हाँ देखो, आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रख लेना, आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है वो अमीर है, कोई बच्चा है वो गरीब है, और उसको क्या है, कोई काम सौंप दिया जाता है, कोई नई चीज सिखाई जा रही है, तो उसके अमीरी गरीबी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमीरी गरीबी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसको अवसर ज्यादा उपलब्ध हो जाएंगे। जो आर्थिक स्थिति अधिक होगी तो उसको अवसर ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अधिगम ज्यादा नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी बच्चे के अधिगम पर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट में ऐसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल सीटेट के क्वेश्चन ही रिपीट होके अपने जो रीट एग्जाम है उसके अंतर्गत आने लग गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कराने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। देखो भाई साहब, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था?
ध्यान रख लेना, काम की प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था काम की प्रवृत्ति पर, वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? काम की प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रबल देने वाला एक ही मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्राइड। अब देखो भाई साहब, यहां से खेला स्टार्ट होता है। सिगमंड फ्राइड के बारे में अब तक एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया? इन्होंने तीन शब्द दिए थे, कौन कौन से? इड एक शब्द दिया था, ईगो और एक दिया था सुपर ईगो। कौन सा दिया था? सुपर ईगो। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अचेतन मन के बारे में सबसे ज्यादा कौन से मनोवैज्ञानिक बात करते हैं, तो अचेतन मन के बारे में सबसे ज्यादा सिगमंड फ्राइड बात करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में सिगमंड फ्राइड के पूछे जाते हैं। इसके अलावा काम की प्रवृत्ति पर भी सबसे अधिक प्रबल दिया, जो अधिक बल दिया था, वो भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, अब यहां से बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा स्किनर। भाई साहब, स्किनर के बारे में तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के रहने वाले। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा इनका सिद्धांत कौन सा है? इनका सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक इनका पूरा नाम क्या है? बीएफ स्किनर है। इसके अलावा इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। इसके अलावा अधिगम में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले भी कौन है? बीएफ स्किनर है। ये सारे क्वेश्चन बीएफ स्किनर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्रस्टन वैज्ञानिक नाम सुना होगा आपने। जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हो तो बुद्धि के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था, समूह बुद्धि का सिद्धांत। ग्रुप इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी थ्रस्टन ने। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 132। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? आप सभी को पता है, यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो अधिगम के नियम किसने बताए थे? अधिगम के नियम बताए थे किसने? आपके थॉर्नडाइक ने। किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधिगम के नियम या सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। इसने दो प्रकार के नियम बताए थे, एक तो मुख्य नियम बताए थे और दूसरे बताए थे गौण नियम। इस मुख्य नियम में 3 प्रकार के नियम थे और गौण नियम के अंतर्गत 5 प्रकार के नियम थे। कितने थे? 5 प्रकार के। अब इन 3 प्रकार के नियमों का नाम पूछा जाता है हमेशा। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। अब यहां पे क्या पूछ रहा है कि तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात यहीं से सीधी क्लियर हो गई कि ये क्या है? मुख्य नियम है। ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों नियमों को याद रख लेना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये कौन से नियम थे? मुख्य नियम थे। और बाकी जो अपने आंशिक क्रिया का नियम, ये गौण के नियम थे। कौन से थे? गौण नियम थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 133, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से मैं आपको थॉर्नडाइक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे के सारे मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से याद कराऊंगा। देखो भाई साहब, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? बताओ भाई साहब। आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए थे, अधिगम के कुछ नियम बताए थे, उनको 2 भागों में बांटा था। एक तो मुख्य नियम और एक बताए थे गौण नियम। इन मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा था। 3 नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब इनमें भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था कौन सा था? अभ्यास का नियम। कौन सा था? अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों में, मुख्य नियमों में से भी सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी है? वो दी है अभ्यास के नियम को। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका जो अधिगम है, आप जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो स्थायी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी है? अभ्यास के नियम को दी गई। किसको? अभ्यास को सबसे ज्यादा प्रधानता किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। अब यहां से थॉर्नडाइक के कौन कौन से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है, तो इनका सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान, अपनी जो मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? वो थॉर्नडाइक थे, और इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने दी थी। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए थॉर्नडाइक के जो एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हो वहां पे भी थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत दिया गया था बुद्धि के सिद्धांतों में। वो दिया गया था मल्टी फैक्टर। कौन सा दिया गया था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके अलावा काम प्रवृत्ति के बारे में आपको बता दिया। काम प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा कौन बल देता है? वो सिगमंड फ्राइड देता है। आगे बढ़े, अगला बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 134। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 10 क्लासें नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में अपनी 10 क्लासें देख लेना। ठीक है, तो सबसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। अधिगम को ठोस सिद्धांत, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ध्यान रख लेना, अधिगम का ठोस सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसका सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। प्रयत्न मूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, और अधिगम का ठोस सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके अलावा स्किनर के सारे क्वेश्चन बता चुका हूं कि इनका पूरा नाम बीएफ स्किनर है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका सिद्धांत क्रिया प्रसूत एवं अनुबंध का सिद्धांत है। इसके अलावा पुनर्बलन को सबसे ज्यादा अधिगम में महत्वपूर्ण मानते हैं, और चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था, और इनका पूरा नाम बीएफ स्किनर है। आगे बढ़े, अगला थ्रस्टन के बारे में आपने सुना है। थ्रस्टन ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था, समूह बुद्धि का सिद्धांत, ग्रुप इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी। हल द्वारा, हल कौन है? हल का पूरा नाम है क्लोर्क हल। कौन है? क्लोर्क हल। इनका पूरा नाम क्या है? क्लोर्क हल है, और इनका एक सिद्धांत है अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा है? पुनर्बलन या अपन सब्लिमेशन का सिद्धांत या बहुलकीकरण का सिद्धांत किसका है? क्लोर्क हल का है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 135 देखो भाई साहब। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? अनुकरण का मतलब हो गया नकल, नकल के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसके नकल से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? बताओ भाई, शिक्षक के नकल से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है क्या? दोस्तों के नकल से नया ज्ञान प्राप्त करता है क्या? या फिर माता पिता के नकल से, या फिर उपयुक्त सभी से? ध्यान रख लेना, उपयुक्त सभी होगा। बालक हर चीज का अनुकरण करता है, चाहे शिक्षक हो उसकी भी नकल करता है, माता पिता हो उसकी भी नकल करता है, चाहे आप दोस्त हो सभी की नकल करता है। कुल मिलाकर के समाज में उसको जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी देख पाता है, वो सीख पाता है। समाज में जो कुछ भी वो उसके सामने होता है उन सभी का वो अनुकरण करता है, नकल करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। बताओ भाई, अस्पष्टता के नियम में कौन से विचार होते हैं? तो अस्पष्टता के नियम में ध्यान रख लेना, स्पष्ट विचार होते हैं। कौन से होते हैं? जब आप चैप्टर पढ़ते हो, कौन सा वाला? थिंकिंग वाला। थिंकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ते हो भाई, चिंतन मनन, और जिसके अंतर्गत आपका जो साइकोलॉजी का चैप्टर है उसमें अस्पष्टता का नियम है। तो अस्पष्टता के नियम में कौन से विचार होते हैं? स्पष्ट विचार होते हैं। ध्यान रख लेना, अस्पष्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अस्पष्टता के नियम में स्पष्ट विचार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 137 है, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? बताओ भाई साहब, सबसे पहले 1879 की बात है। वुंट नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? वो था प्रयोगात्मक विधि। ध्यान रख लेना, प्रयोगात्मक विधि किसने दी थी? प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल जो मेथड है वो दिया था किसने? वुंट ने। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वुंट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो कभी भी आपको याद रखना हो भाई, प्रैक्टिकल के बारे में किसने बताया? वुंट ने बताया। किसने बताया? वुंट ने बताया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि प्रश्नावली विधि किसने दी थी? बताओ
भाई साहब, प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि, दो विधि अपने पास, एक तो प्रश्नावली और एक है प्रश्नोत्तर। इन दोनों विधि के बारे में आप कमेंट करके मुझे बताओ। इन दोनों का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, प्रश्नावली विधि किसने दी, दोनों का आप कमेंट करके बताओगे। इसलिए अलावा मनोविश्लेषण विधि के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। मनोविश्लेषण विधि, जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो आप सबको पता है कि अधिगम की एक ही परिभाषा है, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से आपके जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा जाता है। यह अधिगम की एक परिभाषा है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है। तो ढंग से याद कर लेना इसको। तो क्या क्या याद रखना है भाई, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, वो भी कैसा, अपेक्षाकृत स्थायी, ना तो स्थायी ना अस्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। और किस किस के आधार पर व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर, ठीक है, ट्रेनिंग और आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उसी को अधिगम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से आदत होती है, बताओ भाई साहब, आदत यानी हैबिट क्या होती है। तो यह होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। बिल्कुल सही बात है भाई, पूर्व में जो अपन ने एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं, अनुभव कर रखे हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति करना ही अपन क्या करते हैं, आदत है। अपन कहते हैं किसी व्यक्ति को जैसे कि तंबाकू पीने की आदत है, उसको तंबाकू पीने की आदत कैसे लगी भाई, उसने क्या पूर्व एक्सपीरियंसेस थे, उन्हीं की पुनरावृत्ति हो रही है। वो कहता है कि मेरी तो यार आदत पड़ गई, तो उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो तंबाकू पीना वैसे सेहत के लिए निषेध है, मतलब बेकार है, हानिकारक है, तो निषेध ये तंबाकू पीना। तो ठीक है, तो आदत क्या होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। कैसी होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि एग्जाम के अंतर्गत आदत के बारे में अगर आपको पूछे तो आप कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा बताओगे, उसका नाम बताओगे जिसने आदत के बारे में बात बताई है। मतलब कि अगर आपकी पुरानी आदत छुड़ानी हो, या आपको नई आदत डालनी हो, या किसी भी पुरानी आदत की ऐसी लत पड़ गई हो उसको छुड़ाना हो, तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक ना जिसने विधियां दी है, ऐसी ऐसी मेथड दी है जिनके माध्यम से आप आदत में बदलाव कर सकते हो। तो मैं आपको पहले कमेंट करके बताना, फिर कमेंट में आपको आंसर जवाब दे दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। देखो भाई साहब, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है। तीन प्रकार के अधिगम है। सबसे पहले तो देखो ये सब क्या है, अधिगम के प्रकार नाम से पता चल रहा है। एक तो होता है ज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है गामक अधिगम, एक होता है संवेगात्मक, कौन सा, संवेदनात्मक अधिगम। अब ज्ञानात्मक अधिगम का मतलब हो गया ज्ञान मस्तिष्क से संबंधित होने वाला अधिगम। एक हो गया गामक अधिगम, गामक का मतलब होता है मोटर स्किल, मोटर से रिलेटेड अधिगम। संवेदनात्मक अधिगम का मतलब होता है सेंसरी, अपना जो लर्निंग होती है, सेंसरी संवेदनाओं के माध्यम से जो अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके माध्यम से जो अधिगम होता है उसको संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं। तो ये सभी अधिगम के प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। आप सभी को पता है बीएफ स्किनर के द्वारा एक उपकरण दिया गया था टेंटोफोन। क्या दिया गया था, टेंटोफोन। उस टेंटोफोन के माध्यम से किसका आकलन होता है, तो यह होता है व्यक्तित्व का। जब आप पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आपको देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, घुमा घुमा करके पूछा गया। सबसे पहले टेंटोफोन का संबंध किससे है, तो यह व्यक्तित्व से संबंधित है, यह व्यक्तित्व का आकलन करता है। टेंटोफोन जो दिया था वो किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। तो अपन ने बीएफ स्किनर के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, उसमें एक और याद रख लेना, टेंटोफोन। कौन सा याद रख लेना, टेंटोफोन भी किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। और किसमें दिया था, ये पर्सनैलिटी में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 142, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। आप सभी को पता है कि आपके जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है, कौन सा होता है, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आपने सुना होगा। इसके तीन प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। एक तो होता है आपका रेखीय, एक होता है आपका साखित, और एक होता है तीसरा आपका अलग प्रकार का। ठीक है, कंप्यूटराइज्म बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये जो अब पूछ रहा है ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्राउडर के द्वारा, अब ये तीनों जो अभिक्रमित अनुदेशन दिए गए थे इनकी खोजकर्ता आपको याद रखना पड़ेगा, इनका प्रतिपादक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्राउडर ने दिया था वो साकित वाला दिया था। किसने दिया था, साकित वाला दिया था, वो क्राउडर ने दिया था। क्राउडर ने कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन दिया था, वो शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। इसके अलावा ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन आपको मैंने बताया था, तीन प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। एक तो होते हैं रेखीय, जिनको क्या बोला जाता है, श्रृंखलात्मक भी बोला जाता है। एक होता है शाखात्मक यानी शाखीय,
और एक होता है कौन सा, अनुकूलित अभिक्रमता। ठीक है, तो ये तो दिया था रेखिक, तो दिया था बीएफ स्किनर ने खुद ने, और साकी दिया था प्राउडर ने, और अनुकूलित किसने दिया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बताओ भाई, हटभट ने दिया था या किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो रेखिक तो किसने दिया था, रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन का जो जनक है वो कौन है, बीएफ स्किनर ने। साकात्मक जो साकी अभिक्रमित अनुदेशन है उसका जनक कौन है, वो है प्राउडर। कौन है, क्राउडर। ठीक है, क्राउडर बोला जाता है इनको। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रख लेना, तीनों अनुदेशन याद रख लेना और तीनों के जनक याद रख लेना। ठीक है, तीसरे वाले का जनक आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है। बताओ भाई साहब, बुद्धि के बारे में साइमन बिने, दो वैज्ञानिक थे साइमन और बिने। ठीक है, बिने था उसका शिष्य था साइमन। इनके अनुसार बुद्धि क्या है, तो बुद्धि है पहचानने तथा सुनने की शक्ति। किसी भी चीज को पहचानना और उसकी जो सुनने की शक्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा था। किसने, साइमन और बिने ने। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 144। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पिछली 10 क्लासों के अंतर्गत ठीक इसी प्रकार से 360 सॉल्यूशन मैंने आपको कराया था, वो भी देख लेना। ठीक है, किसी ने नहीं देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। मतलब कि कोई टीचर है, लेडीज टीचर है, अध्यापिका, वह बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए क्या सहायता कर सकती है। मतलब कि बच्चे बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करें, उसके लिए एक टीचर क्या कर सकती है। तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा हल करते समय उनकी सहायता करना। देखो, इतना ही नहीं है कि आप उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका दे दो। आप मौका दे रहे हो और बच्चे समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और आप उनको सहायता भी नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने का मौका देना चाहिए। सबसे पहले तो मौका देना चाहिए, फिर इसके साथ में आपको जब बच्चे हल कर रहे हो तो उनकी जो भी समस्याएं आ रही है उसमें उसको आपको सहायता भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बहुत सारी समस्याओं का मौका दो, फिर उसमें आप सहायता भी करो। ठीक है, इससे उनकी क्या हो जाएगी, बेहतर समस्या समाधानकर्ता के रूप में वो उभरेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 देखो, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। मतलब कि छात्रों के बीच में व्यक्तिगत भेद शामिल करने का क्या आधार हो सकता है, किस आधार पर व्यक्तिगत भेद शामिल हो सकता है बच्चों में। देखो भाई साहब, ऑप्शन से क्वेश्चन हो गए तो शिक्षण के कई तरीके, शिक्षण के कई तरीकों के माध्यम से अपन बच्चों में व्यक्तिगत विभेद कर सकते हैं। आकलन के कई तरीकों से, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक और दो, शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, इनके माध्यम से अपन बच्चों में व्यक्तिगत विभेद कर सकते हैं। ठीक है, आकलन के माध्यम से व्यक्तिगत विभेद कर सकते हैं। भाई ये बच्चा तो मतलब इसको समस्या नहीं हो रही सीखने में, इसको समस्या हो रही है भाई साहब। शिक्षण के तरीकों से भी कर सकते हैं, यार ये बच्चा इस तरीके से आसानी से सीख रहा है, इस तरीके से नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो आप शिक्षण के कई तरीकों से भी आप व्यक्तिगत विभेदन कर सकते हो। इसके अलावा आकलन के मेजरमेंट के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, असेसमेंट के माध्यम से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले बताओ भाई साहब, व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। आपको पूछ ले कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, किस चीज पर डिपेंड करता है। आपके पास दोनों ऑप्शन हो, आनुवंशिकता भी दे रखा हो और पर्यावरण भी दे रखा हो, तो ध्यान रख लेना, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है और आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करता है। भाई कई बच्चों के माता पिता की पर्सनैलिटी जैसी होती है, ठीक वैसी उनके बच्चों की भी होती है। इसके अलावा उसके पर्यावरण में, वातावरण में उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपके जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उस पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 देखो, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है। बताओ भाई साहब, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा में क्या चीज शामिल होती है, तो प्रशंसा और दोषारोपण। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की आप प्रशंसा करोगे वो भी एक बाह्य मोटिवेशन है, दोषारोपण करोगे तो भी बाह्य मोटिवेशन है। प्रतिस्पर्धा, किसी से प्रतिस्पर्धा करवाना, ये भी बाह्य मोटिवेशन है। इसके अलावा पुरस्कार और दंड देना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा
अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको पुरस्कार दे रहे हो तो बाह्य मोटिवेशन दे रहे हो, दंड दे रहे हो तो भी बाह्य मोटिवेशन दे रहे हो। परिणामों का ज्ञान भी एक बाह्य मोटिवेशन है। बच्चा जैसे कि 100 में से अगर 95 मार्क्स ला रहा है तो आप उसको ज्ञान कराओगे कि यार तुमने 100 में से 95 मार्क्स बहुत अच्छे हासिल किए हैं, तो परिणामों का ज्ञान भी एक बाह्य मोटिवेशन है। तो कुल मिलाकर के सभी क्या हो जाएंगे, बाह्य मोटिवेशन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों कथन ही आपके बाह्य मोटिवेशन में आते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 148। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 10 क्लासें नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। बहुत मस्त तरीके से आपको मैंने 30 क्लासों में 300 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कंठस्थ याद कराए हैं। ध्यान रख लेना, 300 क्वेश्चन ही नहीं थे, उनके साथ में मैं हमेशा 360 सॉल्यूशन कराता हूं। तो हर वीडियो के अंतर्गत मैंने 50 से 60 क्वेश्चन कराए थे कंप्लीट। ठीक है, तो पिछली 10 क्लासें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप देख भी लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है, रेवेन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम परीक्षण कौन सा है? आरपीएम परीक्षण परीक्षण का उदाहरण, किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो यह है संस्कृति मुक्त बुद्धि लोब्धक। देखो, जब आप बुद्धि के बहुत सारे परीक्षण पढ़ते हो बुद्धि के, उसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक, और एक उसमें आता है कल्चर फ्री टेस्ट भी होता है उसमें से। तो उसमें से आरपीएम जो परीक्षण है ना, आरपीएम परीक्षण, ये किसने दिया था? ये रेवेन ने दिया था। किसने दिया था? रेवेन ने दिया था। और एक प्रकार का कल्चर फ्री टेस्ट है बुद्धि का। कौन सा है? संस्कृति मुक्ति बुद्ध परीक्षण है। ठीक है, किसका है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों का एक परीक्षण है, आरपीएम परीक्षण, रेवेन द्वारा दिया गया था। और एक ये कल्चर फ्री टेस्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के बारे में यानी अधिगम के बारे में अपने को सत्य कथन पहचानना है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, बिल्कुल नहीं। सीखना तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता ही है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है बिल्कुल भी। सक्रिय रहोगे तभी आप सीख पाओगे। सीखना कौशलों के संचय के समान है। भाई सीखना कौशलों के संचय के समान है। भाई स्किल्स को कलेक्ट करना, उसको संचय करना, उसको सीखना बोला जाता है कि बिल्कुल नहीं। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक क्रियाएं आपके सीखने को सुविधा देती है, बाधा नहीं बनती है। ठीक है, सुविधा देती है, बिल्कुल सामाजिक क्रियाएं आपके सीखने में सुविधा देती है। आगे बढ़े, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 150वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? बताओ भाई, इन चारों में से सीखने के लिए, अधिगम के लिए सबसे सक्षम कौन सी बनाती है? सीखने में सबसे सक्षम कौन सी बनाती है? वो बनाती है संवाद। इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? संवाद विधि। ध्यान रख लेना, कम्युनिकेशन यानी संवाद विधि के माध्यम से बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। सीखने के लिए सक्षम कौन सी बनाती है? संवाद विधि बनाती है। ठीक है, ये हो गए अपने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसने भी पिछली 10 क्लासें नहीं देखी हो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी के नाम से, वहाँ पर 10 क्लासें मिल जाएगी, उनको कंप्लीट देख लेना। और आपकी एग्जाम तक लगभग मैं 50 क्लासें लगाने वाला हूँ। प्रत्येक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ। और जिसने भी क्लास देखी हो तो उसको पता होगा कि मैं प्रत्येक क्लास में 30 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके 100 क्वेश्चन तैयार कराता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके 5000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। इतने क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में होते भी नहीं है, इसका मतलब कि रिपीट बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो आपके कंटेस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अब कल 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको 12वीं क्लास मिलेगी। ठीक है, सुबह 7 बजे वही 30 क्वेश्चनों का अपन प्रीवियस ईयर का जिक्र करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।